थैंक्स फॉर विदुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यश पब्लिकेशंस के हम यहाँ पर स्टॉल पर हैं। हम सबसे पहले जो व्यूअर्स हैं उन्हें बता दें कि इस समय दिल्ली में किताबों का, पुस्तकों का महाकुंभ चल रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर बार विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है और वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप लेता है। और जब आप अगर पुस्तक के इस महाकुंभ में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज्ञान की एक ऐसी गंगा बहती है जिसमें आपको एक डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि पुस्तकें आईना तो होती है लेकिन सबसे अच्छी आपकी दोस्ती होती है। और इस बार मुझे मेरी साथी रश्मि को मौका मिला कि हम लोग यहाँ पर आएँ। और सबसे खास बात ये कि यश पब्लिकेशन की जब हम स्टॉल पर आते हैं तो हमें कई तरह की पुस्तकें मिलती हैं। उसमें से एक पुस्तक ऐसी है जो हम राजनीति की जो तस्वीरें वो हमें दिखाती है। सौरभ मालवीय सर की द्वारा ये जो पुस्तक है उसे बताई गई। बहुत शुभकामनाएं। इस पर हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे राजीव जी ने भी जिस तरह से हमें बहुत अच्छी पुस्तक दी है, लाल अंधेरा, राजीव रंजन प्रसाद जी की पुस्तक है। हालांकि मैंने अभी इस पुस्तक को पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इस तस्वीर को, ये जो पूरे इसका फ्रंट पेजेस को देखकर ये ज़रूर कह सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि लाल आतंक यानी कि कहीं ना कहीं नक्सलिज्म, नक्सलवाद से को दर्शाती हुई ये पूरी तस्वीर, क्योंकि शहरी माओवादी है जो अभी हम देखते हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण समस्या या फिर जिस पर चर्चा की जाती है उस पर ही पुस्तक आधारित है। और खास बात यह है कि इस पुस्तक की पहली प्रति आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राजीव जी बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगी कि मैं इसको पढ़ूँ और ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। तो अब मैं चाहूँगी कि जो आज का हमारा साक्षात्कार का जो मुख्य पहलू है हम उसकी तरफ जाएँ, लेकिन रश्मि आपको भी बहुत अच्छी सी पुस्तक दी गई है। नैना, बिल्कुल मेरे हाथ में भी बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं हूँ खलनायक। जैसे कि अब आप सोच सकते हैं कि एक आतंक की चीज़ों से लेकर आपके अभिनेताओं से लेकर मतलब पूरा बॉलीवुड तक की हर सारी चीज़ें कवर की गई और हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाई गई। मैंने काफ़ी सारी पुस्तक सीखी है जिसमें हर समाज के हर एक पहलू पर जो है कुछ ना कुछ बिंदु आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुझे पुस्तकों का संकलन जो है बहुत अच्छा लगा है। तो हम यहाँ आए और बिल्कुल आज पहला दिन है और बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए देखने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर आके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे कलेक्शन लगा। बिल्कुल, और बाकी भी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ऑडियो का इशू आ रहा है, ऑडियो का इशू आ रहा है। नहीं नेटवर्क। अच्छा, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो हमारा मुख्य जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अगर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो मेरे पास तो रखा हुआ है वाईफाई। क्या है बताऊँ? मेरा चल रहा है उसमें नहीं नहीं आ रहा। तो बीच हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। वीडियो चलो फोन से भी बना लें। हम और देंगे हम वही ले लेंगे। अभी ये सीधा फिर अपलोड हो गया, यूट्यूब पे सीधा पोस्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सर हमारे आगे जो मेन जो मुख्य कार्यक्रम है अभी उसकी ओर। ठीक है, ऐसा मैं चाहूँगी आप मोबाइल को आवाज़ आ रही है, वहाँ तक आवाज़ कैच करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हम हैं विश्व पुस्तक मेले में और यहाँ पर आपको विभिन्न तरह की पुस्तकें आपको मिलेंगी। आपको अपनी रुचि के हर पुस्तक मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से भाई चुनावी मूड है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखा और कहा जाता है कि हमेशा सत्ता परिवर्तन के साथ में कुछ न कुछ परिवर्तन की तस्वीरें नजर आती हैं। हर एक पार्टी आती है, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, तरह तरह के दावे किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं और उन योजनाओं के माध्यम से ये कहा जाता है कि वो जनता के मूड को बदलने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश होती है कि राज्य हो या फिर साम्राज्य हो, वो हर दिशा में बहुत आगे बढ़े। इसी को दर्शाती हुई सौरभ मालवीय जी हमारे साथ में है, जाने माने लेखक भी हैं और आप इनको अक्सर कई बार मीडिया के अलग अलग जो स्तरों पर आप देखते होंगे अपना रुख रखते हुए या फिर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और सिर्फ पिछले आपने कई दशक देखे, आपने कई दौर भी ऐसे देखे जिस दौरान हमने कहा, हम ये कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन होते हुए भी देखा, सत्ता बदलते भी था, सरकार बनती भी थी, सरकार गिरती भी थी। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो कहा जाता है कि भारत बदल रहा है और इसी पर आधारित आपकी पुस्तक भी है।
विकास के पथ पर भारत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर विकास के पथ पर भारत ही क्या है, पुस्तक का उद्देश्य। धन्यवाद नैना जी। वास्तव में लेखन एक बहुत ही ध्रुव कार्य होता है, और ख़ास करके जब हम किसी ऐसे मसले को लेके, ऐसे विषय को लेके करते हैं, लिखते हैं, जिसको जो हमारे मन में विचार में चल रहा होता है, तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ों को रखना पड़ता है कि वो बहुत पीढ़ियों तक, वर्षों तक वो समाज में एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होता है, और वो जीवंत रहता है। तो भारत को आज़ाद हुए इतने वर्षों के बाद भी भारत अभी भी विकास की प्रक्रिया में बहुत पिछड़ा हुआ देश है। 2014 में भारत में एक ऐसी सरकार आती है जो जन अपेक्षाओं की सरकार होती है, और जन अपेक्षा इस कदर होता है कि हर व्यक्ति को उगता सूरज नजर आता है और लगता है कि अब भारत विश्व मानचित्र में एक अपना नाम करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि उन चीज़ों को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, और जो बीमार भारत, गुलाम भारत, इससे उठ के एक मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम और सबल भारत की कल्पना है, वह कहीं न कहीं उस समय 2014 के नेतृत्व में जो दो प्रमुख दल थे, यानी वर्तमान सरकार यूपीए पार्टी की और अपोजिशन में जो भारतीय जनता पार्टी की, इसकी सरकार, तो मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो दोनों नेताओं ने जो अपने मैनिफेस्टो को जो उद्देश्य प्रस्तुत किया था, तो उसमें जिसको जनता के द्वारा चुना गया, और ऐसे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है 2014 से 2019 तक, 19 के बीच में जाके क्या बताने वाले हैं, इसी को विकास के पथ पे भारत हमने नाम दिया और उनकी योजनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बिल्कुल, और हम अपने जो व्यूअर्स हैं, हम अपने और जो बताना भी चाहेंगे कि ये पुस्तक है विकास के पथ पर भारत, और आप भी पुस्तक पा सकते हैं। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भारत आखिर किस तरह से बदल रहा है, या फिर अगर हम मौजूदा वर्तमान सरकार की बात करें, बीजेपी या एनडीए की सरकार की बात करें, नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, उनके द्वारा हर एक वर्ग के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई, और उन तमाम तरह की योजनाओं पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उन तमाम तरह की योजनाओं को टटोलती हुई ये पूरी पुस्तक है। आप भी इसको पढ़िए, और ये पुस्तक आपको विश्व पुस्तक मेले में ज़रूर मिलेगी, और यश पब्लिकेशंस द्वारा ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे से इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया है। तो मैं चाहूँगी आप लोग उस पुस्तक को पढ़ें, लेकिन मैं उस पुस्तक को जानना चाहती हूँ कि सौरभ मालवीय सर ने अगर उस पुस्तक को लिखा है, इसमें हर एक चीज़ को करने की कोशिश सर आप गहराई में करें। कई तरह की योजनाएं हैं, ये हम कहें कि चाहे बात नारी सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, या फिर रोजगार से जुड़ी हुई बात हो, हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी हुई बात हो, या फिर हम देश की रक्षा से ही क्यों न बात करें, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम तरह की योजनाएं हैं। उन योजनाओं को लेकर आपको क्या लगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी ऐसी कौन सी योजना लगी कि आपको लगे कि इसे पुस्तक में ढालना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार आती है तो अपनी योजनाओं के बल पे ही, अपनी योजनाओं के द्वारा ही वो समाज में विकास की किरण को पहुंचाती है। उसी क्रम में कुल 42 मोदी जो हमने योजनाओं को लिया है इस पुस्तक में, और उसकी पड़ताल की है। मोदी सरकार की जो 42 योजनाएं, ऐसे तो योजनाएं अनंत हैं, योजनाएं बनती हैं, समय के हिसाब से समाप्त हो जाती हैं, या फिर योजनाओं का पुनर्मिलन हो जाता है, या समायोजन हो जाता है, या नवगठित कर दी जाती हैं। तो पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाओं को वर्तमान सरकार ने लिया, और कुछ नई योजनाओं को लिया। जैसे इसमें बहुत पॉपुलर योजना जो है वो है ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। अब यह योजना उसके साथ में लाडली लक्ष्मी योजना, सरकार की भी, कुछ राज्यों के सरकार की भी योजनाओं को हमने इसमें चयन किया है। सड़क योजना, एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए सबसे ज़्यादा भारत के विकास के लिए सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर दिया था। वैसे ही इस सरकार ने भी काम किया। अभी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 42 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सड़क, बिजली और पानी, ये तीन मूलभूत समस्याएं अभी भी जड़वत हैं। किसानों के लिए, खास करके कृषि के क्षेत्र में भारत को कितना काम करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इसको हमने लिया है। किसान, प्राय विदर्भ में किसान,
बुंदेलखंड में किसान, पूरे देश में किसानों की आत्महत्या एक बड़ी चुनौती है। इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं, कैसे काम किए हैं। फसल बीमा योजना, इसके लिए क्या काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं, इस तरह से देखिए तो सरकार के लगभग 42 योजनाओं को हमने रेखांकित करने की कोशिश की है। उसी को बताते हुए ये प्रयास किया है कि मोदी सरकार से जनता किस स्तर से कितनी प्रभावित होती है। और सरकार अपनी, आपको ध्यान में होगा कि बहुत पुरानी बात है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, तो राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपये हम देते हैं, नीचे स्तर पर आते आते 10 पैसे पहुंचते हैं और बीच में सब खत्म हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में बहुत जकड़न है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में बहुत गोलमाल मसला है, मतलब सब कुछ अच्छा नहीं चलता है। ऐसे में योजनाएं सिर्फ योजनाएं बन के रह जाती हैं क्या? ऐसे में क्या योजनाएं विकास के उन मूलभूत व्यक्ति के पास पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है, उसकी पड़ताल करना। जैसे स्मार्ट सिटी योजना एक आई, स्मार्ट सिटी में हम क्या हर गांव को, हर शहर को, हर जगह पर हम विकास के किरण यानी रोशनी के किरण को हम पहुंचा सकते हैं क्या? शहर आज भी देखिए कस्बे में जहां पर प्रसव पीड़ा से जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है, उनको प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती। तो आज़ाद भारत में आज भी मौत आसान है, मौत बहुत आम बात है कि इतनी सस्ती है। जीवन को वहाँ सुरक्षित रख पाना कितना कठिन काम है। सरकार को कितने काम करने हैं। मान लीजिए कि आप अभी असम चले जाइए, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के तरफ पूर्वोत्तर में चले जाइए, वहाँ पर आप पत्रकार हैं, मीडिया जगत से जुड़ी हैं, आपको बहुत ध्यान होगा इस केसेस आप देखते होंगे। प्रधानमंत्री जाते हैं तो रैली पहुंचती है तो दिल्ली से पत्रकार कवर करते हैं और लोकल लोग नहीं पहुंच पाते। आज भी मुझे याद है बिहार के बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर विवाह शादी में लोग बाजार हम जाते हैं, सामान, राजू जी अपने बीच में बस्तर के हैं, इनको मालूम है, जहां पर लोग शादी विवाह के लिए सामान खरीदने जाते हैं 3 दिन लग जाता है, घर ही नहीं आते। खाने पीने के सामान लेके जाते हैं, बाजार में करते हैं बाजार और वहीं रुक जाते हैं और धर्मशाले में रुक के फिर घर को आते हैं। बहुत मुश्किल भरा दौर चल रहा है, समाज विकास की तरफ से बहुत दूर है। इन तमाम योजनाओं के द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या जब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और सर, जिस तरह से अगर आपने पुस्तक की है, अगर आपने इन तमाम योजनाओं को गहराई से समझा है, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। हम बच्चों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवा किसान की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कहा जाता है कि हर एक वर्ग को साधती हुई योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन वाकई में उन्हें ज़मीनी स्तर पर उनको अपनी जामा पहनाया जाता भी है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है उन तक उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही रूप में होता भी है या नहीं होता है। क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करें तो योजनाएं तो बहुत अच्छे रूप में बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें रही। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को और पॉलिश करने की ज़रूरत है? एक बतौर पत्रकार, एक लेखक से ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी कि ये उसी रूप में उस तमाम चीज़ों को दर्शाती हुई पुस्तक है, तो उस चीज़ को भी ज़रा समझें। मुझे ऐसा लगता है कि योजनाएं बनती हैं और योजनाएं बनाने के लिए जो नीति निर्धारण जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार के लोग ही होते हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी और सरकार के दोनों को मिलन से समाज हित में, देश हित में और लोक हित में योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए लगभग सरकार की सभी योजनाओं को लोक कल्याणकारी योजना के नाते भी जाना जाता है कि हम किसी भी प्रकार की योजना बनाएंगे वो लोक मंगल की योजना होगी, लोक कल्याण की योजना होगी, लोक के उद्धार की योजनाएं होंगी। योजनाएं जब तक मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी योजना किसी भी समाज को खड़ा करने के लिए पर्याप्त और अंतिम नहीं होती। एक बार योजना बन गई तो वह उसी योजना से विकास की नैया, उसी योजना से विकास की गंगा बह जाएगी और वह पूर्ण है। ऐसा बिल्कुल किसी भी सत्ता में, किसी भी सरकार में कहीं भी संभव नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा मानना है, मेरा इस पर साफ मत है कि जो युगानुकूल है, जो समयानुकूल है, वही योजना स्वीकार्य होती है, वही चलती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सरकार आती है अपने विकास के, अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के हिसाब से विकास की कल्पना करके योजनाएं बनाती है और
उसको फिर वो लेके जनता के बीच में जाती है। फिर भी मैं यही यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार को योजना बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जनता की मूल समस्या को ध्यान में रखा जाए। जब जनता के हित में योजना बनेगी और जनता उसको अंगीकार करेगी यानी स्वीकार करेगी तो निश्चित तौर पर वह योजना सार्थक और सक्षम और सबल होगी। बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, यहाँ पर हमारे साथ में भी जो लोग हैं, हम चाहेंगे हम उनका भी उन्हें भी हम अपनी इस चर्चा में शामिल करें। लेकिन उसके पहले तभी मैं चाहूँगी कि जो लोग शामिल होना भी चाहते हैं वो ताकि इस साइड आ जाए ताकि हम उनसे इजीली बात भी कर सकेंगे सर। लेकिन उसके साथ में चूँकि आपने मेरा सवाल एक और है कि सत्ता परिवर्तन आपने देखा 2014 के पहले तस्वीर बहुत अलग थी, लेकिन एक लहर आई उसके बाद से कहा जाता है कि 2014 में इतिहास रच गया। अभी हाल ही के चुनावों में भी कई ऐसी मजबूत सरकारें रही जहां पर परिवर्तन हुआ। तो क्या लगता है कि आखिर कहां पर वो कमी रह गई? क्योंकि 2014 में बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर एक बहुत मजबूत स्थिति में आई, वहीं लेकिन अगर विषय भी हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार की बहुत मजबूत मानी जाती थी। तो उन चीज़ों को कमी आपको क्या लगती है कि अब आप चुनावी मुहाने पर ही खड़े हुए, फिर से इलेक्शन है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा समझें। ये तो बिल्कुल ही राजनीतिक सवाल है और राजनीति के सवाल का तो स्वागत ही है। हम राजनीतिक विश्लेषक हैं इसलिए हम इस बात पर जवाब देना चाहेंगे। वास्तव में देखिए जब कोई भी सरकार चुनाव को जाती है तो चुनाव के क्षेत्र में जाने पर उसके पास एक एजेंडा होता है, एजेंडा रहता है और जिसे हम मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहते हैं। तो घोषणा पत्र लेके उस सरकार जनता के बीच में जाना, दल का जाना होता है और 5 साल कार्य करने के बाद जिसको अवसर मिलता है वो कार्य करके फिर वो 5 साल बाद उसी कार्य की समीक्षा को लेके जाती है। यह मेरी जो पुस्तक है वह भी ठीक यही है कि सरकार के 5 साल के मोदी सरकार के 5 साल की योजनाओं का को रेखांकित करती हुई ये पुस्तक है। तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने अच्छा किया है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार असफल है। तो बतौर एक व्यक्ति, एक लेखक यदि सफल और असफल का पैमाना हम 200 पेज में तय कर सकते हैं तो इतने बड़े जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता क्यों नहीं तय करेगी? उसी का परिणाम है कि 15 साल से जहां सरकार थी उससे नाराजगी थी, जो नाराजगी रहेगी उसका परिणाम हुआ दूसरी सत्ता आई। फिर 2019 चुनाव का परिणाम है, फिर पूरे देश की जनता तय करेगी। सीधा जवाब है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। बिल्कुल। और सौरभ सर ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे प्यारे शब्दों में उसको बैलेंस बनाते उस बात को कहीं भी। देखिए वाकई में भाई चूँकि चुनाव का वक्त है और कहा यह जाता है कि जनता सब जानती है, जनता को वोट नहीं बनाया जा सकता। और ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि जो विकास के पथ पर भारत और इसकी जो योजनाएं हैं, यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो इस पुस्तक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और 2019 में जब ये कहा जाए कि हम एक महाकुंभ फिर से होगा, वो महाकुंभ होगा चुनाव का, जब आपको फिर से आने वाले 5 साल की सरकार बनाने का आपको मौका मिलेगा तो आप इन योजनाओं को समझ सकते हैं। तो उसके लिए पुस्तक आपके लिए सबसे अच्छी है। लेकिन राजीव जी आप ही ज़रा हम समझना चाहेंगे कि भाई हम ये बोल सकते हैं सौरभ जी आपके साथ में है, लेकिन यहाँ पे निष्पक्षता के साथ में आप ये बताइए कि जिस तरह की सवाल है वो आप किस रूप में देते हैं? क्योंकि राजनीति से जब बात होती है तो सरकार आम जनता सब कहीं ना कहीं एक ही उसी धागे में बनी हुई नजर आती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति समझ के लिए पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। क्योंकि राजनीति को गाहे बगाहे बिल्कुल सतही तौर पर समझा नहीं जा सकता। और जब हम किसी सभी योजनाओं को समग्र रूप से कहीं किसी एक जगह पर विवेचना के लिए उपलब्ध पाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा समझ में आने योग्य हो जाती है। तो मैं कम से कम ये अपेक्षा रखता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से कि इन्होंने जिस तरीके से विवेचित करके उन योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा है वो कम से कम आज की राजनीति को, आज की राजनीति के पहलुओं को इसके माध्यम से समझ सकेंगे। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सिद्ध हो सकेंगे। बिल्कुल। और रश्मि भी हमारे साथ में है। रश्मि एक पत्रकार है और हम आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया में है। रश्मि चूँकि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि एक पत्रकार के लिए भी पुस्तक सबसे अच्छा एक साथी होती है। पत्रकार के लिए क्या मुझे लगता है हर एक इंसान के लिए पुस्तक पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो सूत्रधार जो लोगों को इस पुस्तक से जोड़ता है। यानी कि सौरभ जी ने बहुत अच्छी सी पुस्तक तैयार की है। आप क्या कहेंगे? जैसे कि विकास के पथ पर भारत है और ये जो
में हमारा इस पुस्तक में ये है कि विकास जो अभी सरकार आई या जो पहले की सरकार रही, विकास के कार्य को जिस तरह से बढ़ाया, जो भी योजनाएं रही, तमाम चीज़ें जो रही, सब में एक आंदोलन पूरा निकाल के निचोड़ जो हो सकता है कि विकास को समय के अनुसार किस तरीके से किया जा सकता है, योजनाओं का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है कि भाई जो समय अनुकूल है उस हिसाब से क्या योजना लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा निचोड़ सार इस पुस्तक में दिया है। अच्छा, लोगों को कई बार ये होता है कि फलानी सरकार में ये योजना बनी, इसका क्या हुआ, फलानी सरकार में ये योजना बनी, इसका क्या हुआ, तो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भी आपको इस पुस्तक के जरिए मिल सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा भी लोगों को मिला है, क्या नुकसान मिला है या जो कमियां भी रह गई, वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में है। तो इसे पढ़ेंगे तो आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और नो डाउट कि पुस्तक ही आपकी जो सबसे अच्छी मित्र होती है और कई सारे सवाल जो आपको आसपास से नहीं मिलते हैं वो एक पुस्तक के माध्यम से मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी सारे राजनीतिक समस्याओं का हल हो सकती है। तो रश्मि ने बहुत अच्छे से बात कही है वाकई में, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो भी सर एक मिट्टी की तरह होता है, गीली मिट्टी की तरह। हम उसको सांचे में ज़रूर बदल सकते हैं और वो सांचा किस तरह का हो ये पुस्तक ज़रूर तय करती है, लेकिन पुस्तक की किस तरह की है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है तो विकास के पथ पर भारत को आप ज़रूर समझें। यहाँ पर इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय। तो मृत्युंजय, आपको क्या लगता है कि विकास के पथ पर भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? ऐसी परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण होती लगती है, क्योंकि बहुत सारे चर्चाओं का एक दौर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत बढ़िया दिशा में जा रहा है, कुछ लोग बिल्कुल इसके विपरीत कह रहे हैं कि भारत अवनति की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में यह पुस्तक पढ़ना रुचिकर हो सकता है कि विकास के पथ पर भारत की वर्तमान दिशा और दशा क्या है। और इसके साथ में मेरा एक सवाल लिखा है आपके सर, जैसा कि किताब है विकास के पथ पर सरकार की योजनाएं इसमें शामिल है, तो क्या भविष्य के लिए भी सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि इसमें ये फैसला हो तो बढ़िया या फिर वर्तमान पुस्तक लेखन में सुझाव जैसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद शोधार्थी रहा हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, तो हम अपनी थीसिस में जरूर ये सुझाव देते हैं कि ये हो तो अच्छा रहेगा। पुस्तक एक निर्मिश भाव से लिखी हुई बात होती है, तो हमने सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया है और बस उसे प्रस्तुत किया है। और सुझाव जैसा सुझाव तो देना उनका काम होता है जिनसे सुझाव मांगा जाए। चलिए, लेकिन जी, आप कुछ कह रहे हैं? विकास के पथ पर भारत अपनी किताब लिखी है। हमने कई ऐसी सरकारें देखी हैं भारत में जिनकी नीतियाँ जो है कुछ खास वर्ग के लोग बनाते थे, जिन्हें हम अभिजात वर्ग की भी क्लास करते हैं, लोगियाँ शैली में नीतियाँ बन जाती थी। 2014 के बाद आपके हिसाब से क्या परिवर्तन हुआ है कि नीतियों में क्या जन भागीदारी हुई है और सीधे जनता से अटैचमेंट हुआ है, और क्या नीतियाँ बस चुनाव को देखकर बनती हैं या उससे अलग कुछ परिवर्तन आपके अनुसार? बहुत शानदार आपका प्रश्न है। जिन योजनाओं को हमने इसमें लिया है वह वो सभी योजनाएं भारत के उस वर्ग के लिए है जो आज भी सही अर्थों में रोशनी और मूलभूत सुविधाओं से दूर है और सरकार ने उन्हीं के लिए काम कर रही है। तो ये निश्चित तौर पर सरकार के योजनाओं को, जैसा कि मैंने अपनी बात को शुरू में कहा था कि यूपीए पार्ट 1, यूपीए पार्ट 2 की भी कुछ योजनाएं इस पुस्तक में शामिल है, जिसको मोदी सरकार ने यथावत लिया है, उसमें चेंज नहीं किया है, उस योजनाओं को लिया है। राज्य की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य में अच्छे काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, उनकी कुछ योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, ऐसी योजनाओं को भी लिया है। तो सरकार से आना जाना चलता है। सरकार की योजनाओं को मूल रूप से जनता की योजना समझ के विकास के पथ पे भारत, यानी सरकार से भारत के विकास की गति नहीं तय की जाती। भारत तो विकसित हो, आगे बढ़े, सरकार आएगी जाएगी, हर 5 वर्ष में आना जाना है, तो व्यक्ति बढ़े, समाज सुदृढ़ हो, मजबूत हो, खड़ा हो, ऐसा हमने प्रयास किया। बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि अब हम इस चर्चा में यही कुल मिलाकर कहें कि हमने इस बात को मोटे मोटे तौर पर तो समझा
कि आखिर विकास के पथ पर भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चूँकि अब आने वाले वक्त में चुनाव का वक्त है, ऐसे में आपको ये पुस्तक बहुत मदद करेगी आपके लिए समझने की भी, और सबसे खास तौर से सिर्फ चुनाव के लिहाज से ही नहीं, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत कारगर साबित होगी। निश्चित तौर पर होगी। योजनाओं के बारे में जानने के बहुत सारे सवाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कब योजना शुरू हुई, उस योजना में क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के डाटाबेस से समय उन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास है। तो निश्चित तौर पर ये लाभ बिल्कुल, चाहे बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो या फिर राजनीति को समझने की, योजनाओं को समझने की, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं यश पब्लिकेशन को भी, सौरभ मालवीय जी को भी। तो आप भी यहाँ पर पुस्तकों के इस मेले में आइए, विश्व पुस्तक मेला, और स्टॉल नंबर में चाहूँगी सर, ये हमारे स्टॉल में जहाँ पे पुस्तक उपलब्ध होगी। ये हॉल नंबर 12 में स्टॉल 167। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, और मैं चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें ताकि आप राजनीति को समझें, मौजूदा स्थिति को समझें, और आगे की राहें भी आपको अपनी किस तरह से बनानी है, आप इसको बना सकें। फिलहाल आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।